सॉरी, फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पेरियार के बारे में और पेरियार के उस आंदोलन के बारे में जो उन्होंने कोट्टायम के वाइकम तालुके में शुरू किया। उस आंदोलन की ब्यूटी ये थी कि कोट्टायम का ये छोटा सा तालुका जो है, ये वाइकम, ये मंदिरों का एक तरह से शहर है। इसमें सैकड़ों मंदिर हैं। तो इस वाइकम के मूवमेंट की ब्यूटी ये थी कि वहां पर सड़कों पर, चूंकि वहां चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं, तो वहां सड़कों पर निकलने की द्रविड़ों को परमिशन नहीं थी। वाइकम में जो है वो द्रविड़ लोग जो है वो गुलामों की तरह रहते थे। और खासतौर पर जो आदि द्रविड़ थे वे और भी बुरी अवस्था थी उनकी। तो वाइकम शहर जो, ये घटना है 1924 के आसपास की। सो वाइकम शहर में जो मंदिरों का शहर था उसमें सड़कों पर द्रविड़ों के लिए और आदि द्रविड़ों के लिए निकलने की मनाही थी, क्योंकि वह मंदिरों का शहर था। द्रविड़ों और आदि द्रविड़ों के खिलाफ में जो पाबंदियां लगाई हुई हैं वे पाबंदियां हटाई जाएं, इसके लिए पेरियार ने आंदोलन किया और कहा कि सड़कें सबकी हैं। द्रविड़ों को, आदि द्रविड़ों को इन सड़कों पर निकलने से आप रोक नहीं सकते। और इस आंदोलन में उन्होंने जम के काम किया और जनता को आंदोलित किया। जो वाइकम इलाके में जो निचली जाति के लोग, एजवा जाति जिसे आजकल कहते हैं, एजवा जाति के लोग माने जाते थे, उन एजवा जाति के लोगों को अपने सत्याग्रह के जरिए मुक्ति दिलाई और उन्हें सड़क पर चलने का अधिकार दिलाया। यह 1924 की घटना है। ये और इस घटना ने उनको वाइकम के हीरो की उपाधि से विभूषित करा दिया। एक अन्य चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि पेरियार अपनी लाइफ में 10 बार जेल गए। वो कांग्रेस में रहते हुए भी जेल गए, कांग्रेस के पहले भी जेल गए, कांग्रेस से निकलने के बाद भी जेल गए, आजाद भारत में भी जेल गए। उन्होंने जो आंदोलन किए, जिन मसलों पर आंदोलन किए, मसले बड़े दिलचस्प हैं और बहुत ही प्रोवोकेटिव हैं। और वो मसले तभी समझ में आएंगे जब आप नेशनलिटी के परिप्रेक्ष्य में और नेशनलिटी के उद्भव और विकास और नेशनलिटी की स्वीकृति कराने के प्रयासों के तौर पर पेरियार के नजरियों को देखेंगे। तमिल भाषी जनता अपनी जातीय अस्मिता की मांग कर रही थी। उस मांग को आर्टिकुलेट किया पेरियार ने। यही वह जगह थी कि जो तमिलनाडु के बारे में कहा जाता ना, पेरियार के बारे में कहा जाता तो एंटी हिंदी। जी नहीं, एंटी हिंदी आंदोलन जो चल रहा था उसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि क्या तमिल नेशनलिटी के जो और तमिल भाषा के जो अधिकार हैं, क्या वो मान लिए गए? पहली बार जब उन्होंने तमिल नेशनलिटी के परिप्रेक्ष्य से हिंदी का विरोध किया, क्योंकि सारे लोग चाहते थे हिंदी सारे देश में मानी जाए और स्वीकार की जाए, लेकिन तमिल में तो तमिल ही नहीं मानी जा रही थी और स्वीकार की जा रही थी। तमिल की आइडेंटिटी को ही भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो जहां एक जाति अपनी पहचान के लिए लड़ रही हो, वहां उस जाति से यह उम्मीद करना और यह दबाव डालना कि वह दूसरी भाषा को माने, यह बेतुकी बात है। पेरियार की प्राथमिकता तमिल भाषा और तमिल जातीयता थी और यही वजह थी कि वे इसके नीचे कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि वे तमिल जातीयता को अर्जित करने के लिए वो अलग से देश
बनाने तक के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने जो तरह तरह के आंदोलन किए, जिसका कि एक परिणाम ये निकला कि मसलन एक छोटी सी लिस्ट है जो कि कायदे से दर्ज रहनी चाहिए आपके बीच में। उन्होंने हिंदी विरोध के आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने मंदिर प्रवेश के आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने जाति के आधार पर होटल और रेस्टोरेंट में जो पाबंदियां लगी होती थी, सिर्फ सवर्णों का प्रवेश था, इसका भी विरोध करते हुए आंदोलन किया। उन्होंने भारत के कुछ संविधान में जो लागू किए गए प्रावधान थे उनका भी विरोध किया। यहां तक कि वे इस हद तक चले गए कि उन्होंने संविधान को जलाया भी, नेशनल फ्लैग को भी जलाया। है किसी की हिम्मत की ये कहे कि वे राष्ट्रद्रोही हैं? कह के देखे कोई। उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें कई बार सजाएं बुली, वो जेल गए। सक्रिय कितने थे इसका एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। 93 इयर्स की एज में वह व्यक्ति 183 दिन तक उसने यात्राएं की अपने, और 249 भाषण दिए। और जब वो 94 की एज में पहुंचे तो उस 94 की एज में उन्होंने 177 दिन यात्राएं की और 229 भाषण दिए। आप इससे उस व्यक्ति की सक्रियता, इस उम्र 93 और 94 की एज में उसकी सक्रियता का अनुमान कीजिए। पेरियार के दृष्टिकोण का एक सबसे रोचक पहलू जिसे कायदे से सीखने की जरूरत है वो ये कि पेरियार प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के एकदम मास्टर थे। व्यवहारवादी राजनीति को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना यह था कि वे स्वभाव से मानवतावादी थे। तो संविधान की धाराओं का विरोध, संविधान को जलाना, राष्ट्रीय फ्लैग तक को जलाना, लेकिन आप उसे राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते। उनकी एक ही प्राथमिकता थी, तमिल जाति और तमिल भाषा। इसके अलावा उनकी और कोई प्राथमिकता नहीं थी। आप तमिल जाति की महत्ता और नेशनलिटी को मान लीजिए और तमिल भाषा की महत्ता और उसकी उपयोगिता को मान लीजिए, वो खुश थे। वो किसी एक विचारधारा से बंधे हुए नहीं थे। उनके 3 बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं जो उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के एलिमेंट हैं। वो ये है कि एक तो वे उपयोगिता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वो जो भी विचार हो वो देखते थे कि उसकी उपयोगिता क्या है। दूसरा ये चीज देखते थे कि वो व्यावहारिक तौर पर कितना इफेक्टिव होगा। और थर्ड चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी समानता, कि जिस आप राजनीतिक विचार को लागू कर रहे हैं, जिस राजनीतिक विचार का प्रभाव देख रहे हैं, वह समानता पैदा करता है या असमानता पैदा करता है। और यही 3 चीजें थी जिन्होंने कि उनको विवेकवादी या रैशनलिस्ट बनाया। उनके दृष्टिकोण की एक अन्य महत्वपूर्ण चीज थी जो कि सीखने लायक है। वो कहते थे ये कास्टिज्म जो है ना, वो एक तरह से ब्राह्मणवाद का पर्याय है। तो जो लोग कास्टिज्म की बात कर रहे हैं और कास्टिज्म पर जोर दे रहे हैं, वे लोग बेसिकली ब्राह्मणवाद की विचारधारा का ही अनुकरण कर रहे हैं। वे चाहते नहीं थे कि जाति रहे समाज में, वे जाति रहित समाज चाहते थे। एक आधुनिक भारत कैसा होगा? एक आधुनिक भारत ऐसा होगा जिसमें जातियां नहीं होंगी, जाति की चेतना नहीं होगी, जातिवाद नहीं होगा। यह पेरियार का बुनियादी दृष्टिकोण था। लेकिन हमने क्या किया? हमने पेरियार को जातिवाद के दृष्टिकोण का एक तरह से प्रतीक चिन्ह बना दिया है। पेरियार बुनियादी तौर पर जाति रहित समाज के समर्थक थे। एक अन्य चीज और इंपॉर्टेंट चीज, एक उनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है जिसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। चूंकि आजकल दौर युवाओं का है और युवा सबसे ज्यादा भी इस समय संकट में है, तो हमारा पूरा समाज उससे प्रभावित है अभी, उस चेतना से।
खासतौर पर पिछले 7 साल में जो 8 साल में जो डेवलप हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। तो उनका युवाओं को एड्रेस करते हुए जो निबंध है, जो कि त्रिची में उन्होंने 21/2/1943 को एक भाषण में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए जो कहा, उसके कुछ विचार मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं उसमें पहली चीज जो कि वे रेखांकित करते हैं वो ये कि अगर आप आज का समाज देखें और जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसे देखें, आजकल हमारे समाज में एक बहुत ही भयानक होड़ चली हुई है, खुदगर्जी की होड़, सिर्फ अपने स्वार्थ को देखने की होड़, सिर्फ अपने सुख दुख को देखने की होड़, सिर्फ अपने ही पाने की होड़। और ये जो खुदगर्जी की जो होड़ है, ये एक तरह से जंगली पशुओं की होड़ है। मनुष्य जंगली पशुओं की तरह नहीं रह सकता। मनुष्य समाज में पशुओं की तरह नहीं रह सकता। पेरियार कहते हैं कि मनुष्य को समाज में अगर रहना है तो उसे सामाजिक प्राणी की तरह रहना होगा, और सामाजिक प्राणी की तरह रहने की पहली शर्त है कि वह अन्य के साथ रहे, अन्य को समझे, अन्य का सम्मान करे, या सरल भाषा में कहें समाज की सेवा करे। मनुष्य जो है उसका काम क्या है? समाज को संपन्न बनाए और खुश रखे। जो मनुष्य समाज की सेवा नहीं करता, अन्य के दुख से दुखी नहीं होता, अन्य के दुख पर उसके दिमाग में चिंता पैदा नहीं होती, उससे जुड़ने की इच्छा पैदा नहीं होती, उसे जानने की इच्छा पैदा नहीं होती, पेरियार कहते हैं कि वह मनुष्य पशु के समान है। और आप देखिए कि अभी जो बड़े पैमाने पर पशुता हमारे मानव समाज में छाई हुई है, उस पर हम लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम सब लोग मानते हैं कि हम सब लोग एजुकेटेड हैं और सब लोग एकदम संपन्न हैं, बुद्धिमान हैं, हम सबके पास में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, घर में सब सुविधाएं, गाड़ी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम सिर्फ निजी स्वार्थ में डूबे हुए हैं। निजी स्वार्थ में डूबे रहना ये पशु की स्थिति है। मनुष्य का काम निजी स्वार्थ साधना नहीं है। मनुष्य का प्राथमिक काम है समाज का उद्धार करना और उत्थान करना। अगर मानव समाज है, हम समाज में मनुष्य की तरह रहते हैं, तो हम समाज का ख्याल करेंगे। समाज का ख्याल करने की हमें चिंता ही नहीं होती, हमारे तो अपना ख्याल करने की चिंता होती है। उन्होंने एक बात और कही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस जो वीरों युवाओं के लिए संबोधित जो उनका लेक्चर है, उसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही है। वो कही कि ब्राह्मण और मुसलमान ये दो समुदाय ऐसे हैं जो अपने समुदाय के प्रति सचेत हैं, इसे सीखना चाहिए। वे हमेशा अपने समुदाय को लेकर चिंतित रहते हैं और वे इसे अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं। तो एक मनुष्य की चिंताएं क्या होनी चाहिए? मनुष्य की चिंताएं समुदाय की चिंताएं होनी चाहिए, समाज की चिंताएं होनी चाहिए। वे संबोधित दलितों को कर रहे हैं, द्रविड़ों को कर रहे हैं कि द्रविड़ों में अपने समुदाय के उत्थान की न तो चिंता है न चेतना है। तो अपने समाज के उत्थान की चिंता और चेतना का अभाव किसमें होता है? जो पशु होता है। और वे आदर्श के तौर पर बताते हैं कि देखो ब्राह्मणों को, देखो मुसलमानों को, वे समुदाय की चिंता करते हैं। वे कहते हैं कि यहां तक कि आदिवासियों में जो आदि द्रविड़ थे, उनमें भी अपने समाज के उत्थान की चिंता का कोई भाव नहीं है। उन्होंने उसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि आखिर ऐसा क्यों है कि उनके अंदर अपने
समुदाय की या समाज के उत्थान की चिंताएं नहीं है। आज बात करिए आप किसी से भी, आपके देश की सारी संपत्ति बिक जाए, आपका देश का सारा भट्टा बैठ जाए, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी पेंशन मिल रही है, मेरी तनख्वाह मिल रही है, मेरा कम से कम जीवन चल रहा है। ना चल रहा हो तो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। उसी भाषण में उन्होंने जिस चीज को रेखांकित किया है, जिसे हम लोग बार बार शेयर करते रहते हैं आपसे, वो ये कि इसका प्रधान कारण यह है कि हम अन्य के बारे में सोचते ही नहीं है। और अन्य के बारे में क्यों नहीं सोचते, ये यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं साझा करना चाहता हूं आपसे। वो कहते हैं कि अन्य के बारे में इसलिए नहीं सोचते कि हमारे समाज को अनेक जातियों में बांट दिया गया है। बात द्रविड़ों के संदर्भ में कही जा रही है, लेकिन यह बात आज पूरे हिंदुस्तान पर लागू होती है। आज पूरे हिंदुस्तान में आपको लगातार आप देखेंगे कि छोटी छोटी जातियों और गोत्रों में पूरे समाज को बांट दिया गया है। पेरियार कहते हैं कि छोटी छोटी जातियों में यह जो बटा हुआ समाज है, यह कभी भी समाज की और समुदाय की चिंता नहीं कर सकता। यही दशा उस समय द्रविड़ों की थी। और इसी वजह से द्रविड़ों के बारे में, आदि द्रविड़ों के बारे में समाज सोचता ही नहीं था, द्रविड़ सोचते ही नहीं थे, तमिल लोग सोचते ही नहीं थे। तो सामाजिक एकता अर्जित करने के लिए, सामाजिक सरोकार अर्जित करने के लिए, अन्य के प्रति अपने दृष्टिकोण का विकास करने के लिए जरूरी है कि इन छोटी छोटी जातियों में विभाजित समाज की दीवारें गिराई जाएं। अभी उल्टा हो रहा है। चौबे अलग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ब्राह्मण अलग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, चमार अलग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कोरली अलग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अलग अलग जातियों में, ये जो अलग अलग जातियों में संगठित करने की जो बीमारी है, ये निहित स्वार्थ में और पशु मानसिकता से संचालित बीमारी है। और यही समाज की मुसीबतों की जड़ है। इसी की वजह से सामाजिक एकता नहीं बन पाती। सामाजिक एकता बनाने के लिए जरूरी है कि जाति की दीवारें गिराई जाएं। जाति की दीवारें गिराए बिना सामाजिक दृष्टि और सामाजिक एकता, इन दोनों का विकास संभव नहीं है। और हमारे इलाके में तो हम लोग खुश हैं, नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग खुश हैं, क्योंकि हमारे यहां हमारी जाति को बहुमत मिल रहा है। हमारी जाति के लोग, अब लोग ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, कोई अहीर सम्मेलन कर रहे हैं, कोई चमार सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये जितने सम्मेलन बढ़ेंगे, जाति के छोटे छोटे गुटों में सामाजिक विभाजन जितना बढ़ेगा, उतनी ही सामाजिक चेतना घटेगी और सामाजिक दृष्टि का ह्रास होगा और पशुता और बर्बरता का विकास होगा। जिनकी अपने समुदाय के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई लगाव नहीं है, वे लोग, ये शब्द उनके हैं, पेरियार के, वे कहते हैं आप उनसे उम्मीद न करें कि उनका अपने समुदाय के प्रति लगाव भी होगा। ये जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, वे पशु की तरह जीते हैं, अपने नस्लीय अवस्था के बोध से युक्त हैं, वे बर्बर हैं, इसलिए वे अपने को गैर ब्राह्मण या तमिल कहते हैं। हम अपने को द्रविड़ियन कहने को तैयार नहीं है। इसी प्रसंग में मैंने जो शुरू में बात कही थी, उसी सूत्र पर मैं फिर लाना चाहता हूं और ये बात मैं कंक्लूड करूंगा। उस समय एक एंग्लो इंडियन होते थे, तो उनके वंशजों की दो राष्ट्रीयताएं होती थी। तो उनकी एक आइडेंटिटी थी, उनके अंदर एकता भी थी। आइडेंटिटी क्या थी? उनकी जाति एक पहचान थी, और इसको वो प्रेज करते हैं। वे चाहते हैं कि एंग्लो इंडियन में जैसे नेशनलिटी की फीलिंग है, दो राष्ट्रीयताओं की दृष्टि है, भावना है, उनमें एकता भी है और उनमें पृथक पहचान भी है। इवन यहां तक कि वे कहते हैं कि ब्राह्मणों में भी द्विज का संस्कार तो है। ब्राह्मण अपने को द्विज कहते हैं और दो बार जन्म लेते हैं। लेकिन ब्राह्मणों की मुश्किल क्या है कि वे अपने उदय के असली कारण जानना नहीं चाहते। वे अपने को महान समझते हैं
उनकी आपस में एकता है, ब्राह्मण ब्राह्मण जिंदाबाद, उसके कारण ही वे अपने को महान समझते हैं। इसी तरह मुसलमानों में जो उनके धर्म में शामिल होता है, जो उनके धर्म के बैनर तले एकजुट रहते हैं, उन सबके प्रति मुसलमानों में भी लगाव देखा जाता है। लगाव के मामले में ये दोनों महान हैं। अगर ये सिलसिला रहा तो वे और भी महान बनेंगे। और ये जो उनके बीच में जो लगाव है, इसका कारण एकमात्र क्या है? धार्मिक एकता, जिसे कि वो पसंद नहीं करते। अभी जिस तरह से धार्मिक एकता के आधार पर लोगों को बांटने की और जोड़ने की कोशिश हो रही है, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा, हिंदू हिंदू के साथ चलो, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ चलो, अहीर अहीर के साथ चलो, चमार चमार के साथ चलो, ये जो तमाम किस्म की मुहिम चली हुई है, ये मुहिम बर्बरता की तरफ ले जाने वाली मुहिम है। धार्मिक एकता, जातिगत एकता, ये तमाम एकता के जो रूप प्रचलन में थे उस समय और आज भी, ये नेशनलिटी की पहचान को ध्वस्त करते हैं। पेरियार के दृष्टिकोण की खूबी है कि वे जाति एकता को नहीं मानते, वे कम्युनिटी की एकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, और कम्युनिटी की एकता के साथ साथ वो नेशनलिटी की एकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अभी हमारे डिस्कोर्स से नेशनलिटी और कम्युनिटी का डिस्कोर्स तो गायब ही हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है किसान आंदोलन के आने के बाद में एक क्लास चेतना और ऐसी चेतना जो कि जातियों के बंधनों से मुक्त चेतना पैदा हुई है। उन्होंने ये कहा है कि द्रविड़ों में अनेक किस्म के मतभेद हैं, अनेक किस्म की भिन्नताएं हैं, जातिगत भिन्नताएं भी हैं। द्रविड़ लोग उस समय नस्ल के गुलाम थे, उनके अंदर नस्ली चेतना भी थी, और यही वजह थी कि द्रविड़ एवं आदि द्रविड़ ये ब्राह्मणों और सरकार पर निर्भर थे। अब यहां सिर्फ एक संकेत के तौर पर कह रहा हूं मैं आपसे, जाति का विभाजन जितना बढ़ेगा, छोटी छोटी जातियों का विभाजन जितना बढ़ेगा और वे छोटी छोटी जातियों का उभार जितना दिखाई देगा, ये छोटी छोटी जातियां ब्राह्मण और सरकार पर उतनी ही ज्यादा निर्भर होती चली जाएंगी। वे ब्राह्मणों और सरकार के बिना जी नहीं सकती। जैसा कि द्रविड़ों के साथ हुआ, आदि द्रविड़ों के साथ हुआ, वही उत्तर भारत में हो रहा है। आपने क्या किया? आपने वोट दिया। 7 साल में आप देखिए कहां पहुंचाए हैं आप। हर मोहल्ले में जाति खड़ी है, हर घर में जाति खड़ी है। भारत की पहचान, भारतीय की पहचान, हिंदी भाषी की पहचान, तमिलियन की पहचान, बंगाली की पहचान, मलयाली की, ये जो आइडेंटिटी थी, नेशनलिटी की आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी गायब हो चुकी है। तो जरूरत किस बात की है? पेरियार इसको रेखांकित करते हैं कि हमें अपनी जातीय पहचान यानी नेशनलिटी की पहचान को अर्जित करना चाहिए और स्थापित करना चाहिए। और जातीय पहचान को स्थापित करने में युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि पिछले 40 साल में जो यूथ विकसित हुआ वो एकदम जातीय चेतना से शून्य है। उसके बाद कास्ट की चेतना है, उसके बाद धर्म की चेतना है, उसके बाद में और दूसरी चेतनाएं हैं, लेकिन उसके पास में नेशनलिटी की चेतना नहीं है। अगर हिंदुस्तान में विभिन्न क्षेत्रों में जातीय चेतना रही होती और जातीय चेतना पर हमने जोर दिया होता, तो उसका विकास किया होता, तो लड़ाई का दायरा ही अलग होता। तो हमने क्या किया कि हमने जातीय चेतना के प्रश्न को, नेशनलिटी की पहचान के प्रश्न को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया और जाति, छोटी जाति और छोटी जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम किस्म के प्रश्न केंद्र में लाके खड़े कर दिए।
जरूरत किस बात की है? पेरियार इस बात पर बार बार जोर देते हैं, वो महात्मा गांधी की भी आलोचना करते हैं, वो कांग्रेस की कई चीजों में प्रशंसा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। लेकिन एक खतरनाक चीज भी है उनके अंदर जिसका जिक्र किया जाना चाहिए। पेरियार डिक्टेटरशिप को पसंद करते थे। अब सोचिए, अब आप पेरियार के जो तानाशाही के प्रति जो रुख है उसकी आलोचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जो ही आप आलोचना करेंगे तो आप कहेंगे जगदीश्वर जी तो ब्राह्मण है इसलिए पेरियार पर अटैक कर रहे हैं। वो प्रशंसा करते हैं रशिया और जर्मनी क्यों आगे चले गए, क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है, और अगर हमें आगे जाना है तो हमें डिक्टेटरशिप की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए वे इन दिनों संघर्ष कर रहे हैं, वे आगे नहीं जा पाए। जर्मनी और देखो रशिया कितना आगे चले गए। तो देश के लिए क्या जरूरी है? बतर्ज पेरियार जिसको वो प्रेज करते हैं, जिसकी कि वो कांग्रेस में भी पहली बार एक व्यक्ति ये चीज रेखांकित करता है, बहुत पहले की बात है ये। वो कहते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टी तानाशाही से बंधी है, जबकि अन्य पार्टी लोकतांत्रिक हैं। इन दिनों सरकार के द्वारा तानाशाही संगठनों पर हमले हो रहे हैं, यानी ब्रिटिश सरकार जो है वो कांग्रेस पर और दूसरी संस्थाओं पर हमले कर रही थी। वे लोकतांत्रिक संगठनों पर भी हमले कर रहे हैं। इसके कारण लोकतांत्रिक संगठन भी शक्तिहीन और आवाज रहित हो गए हैं। यानी एक और चीज है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लगातार पिछले कई साल से आरएसएस के लोग और दूसरे लोग कम्युनिस्टों की बड़ी आलोचना कर रहे हैं, और इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कम्युनिस्ट 1942 के गद्दार हैं। हम आज फेसबुक लाइव के जरिए एक समस्या आरएसएस के लोगों के सामने और उन लोगों के सामने, मीडिया के लोगों के सामने हम रख रहे हैं, वे पेरियार के बारे में बोल के दिखाएं और फिर देखें मजा। पेरियार ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे तीखी आलोचना की थी। और उन्होंने जो चीज कही थी, आप उन्हें गद्दार कह के दिखाइए। उन्होंने गांधी की भी आलोचना की, उन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना की। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर लूटमार हुई, आगजनी हुई, दंगे हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्व से इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन ये जो लूटमार, आगजनी, ये तमाम किस्म की घटनाएं, इनकी न तो गांधी ने निंदा की और न कांग्रेस ने एक शब्द में निंदा की, और न ही उस जमाने के मीडिया ने लूटमार और आगजनी की घटनाओं की निंदा की। बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने उस जमाने में छापे डाले कांग्रेस के दफ्तरों पर, उनसे बहुत सारी सामग्री निकली। जिससे पता चला कि कांग्रेस के लोग कहां कहां शामिल थे। सरकार से कहा भी गया कि सरकार वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो 1942 में कांग्रेस के दफ्तरों पर छापे मार के जो सामग्री जब्त की गई है, वे सारे डॉक्यूमेंट पब्लिश करें। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वो डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किए। तो उस जमाने में जो हिंसा हुई 1942 में, उसकी पेरियार ने तीखी आलोचना की। लेकिन पेरियार को तो आप गद्दार नहीं कहते। कह के दिखाओ, फिर देखो मजा तमिलनाडु में, कर्नाटक में। उन्होंने उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध ही नहीं किया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया।
कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी किए जाने के कदम का समर्थन किया। एक अन्य चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अपार्ट फ्रॉम ये जो मनुस्मृति जलाओ, इस तरह की पुस्तकें जलाओ, रामायण जलाओ, जो उनका पूरा का पूरा वो है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए धार्मिक प्रोपेगेंडा से बचा जाना चाहिए। वो जिस वजह से इन कृतियों की तरफ उंगली उठाते थे, उनके प्रति गुस्से का इजहार करते थे, उसमें जो एसेंस है, जो मर्म है, जिसे वो संप्रेषित करना चाहते थे, वो ये कि सामाजिक विकास के लिए धार्मिक प्रोपेगेंडा से बचा जाना चाहिए। ये रामायण वगैरह जितनी भी, महाभारत, ये पुरानी जितनी भी कृतियां हैं, ये आनंद के लिए लिखी गई हैं। ये कहानियां पढ़ने में अच्छी लगती हैं, इनको पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये उनका मानना था। लेकिन ये कहानियां बिना रैशनलिज्म के, बोध के बिना लिखी गई है, और ये बात सच है, ये बात सच है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, उन्होंने जो बात कही है वो ये जो एपिक रचनाएं, महाकाव्य रचनाएं हैं, ये एपिक रचनाएं काल्पनिक हैं और असत्य हैं, ये सच है। अगर वे क्रिएटिव राइटिंग है तो काल्पनिक है, उन्हें सच नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा है बार बार कि महाकाव्य, पुराण आदि की रचनाओं को सच मानना गलती होगी। परेशान थे इस बात से कि लोग इन में जो कहानियां कही गई हैं उनको सत्य कथा मानने लगे हैं, और सत्य कथा जो मानते हैं लोग, ऐसे लोग हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो उसके बारे में उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा बहुत माइल्ड सा कमेंट्स किया है कि ये वे लोग हैं जिनका अभी दिमाग विकसित नहीं हुआ है। अविकसित दिमाग के लोग हैं जो कि इन्हें सत्य घटनाओं, सत्य कथा मानते हैं। उन्होंने एक बात जो रेखांकित की वो इस प्रसंग में यह कि सत्य हमेशा सत्य होता है, और सत्य को झूठ लंबे समय तक ढक नहीं सकता, या झूठ सत्य की तरह रह नहीं सकता। इसलिए उनका कहना यह था कि सामाजिक विकास के लिए जरूरी है कि इन कहानियों पर विश्वास मत करो, और जो चीज उन्होंने आइडियोलॉजिकली निर्मित की वो ये कि आत्मसम्मान की हर कीमत पर रक्षा करो और आत्मसम्मान अर्जित करो। आत्मसम्मान के बिना किसी भी गुण का विकास संभव नहीं है, और आत्मसम्मान के लिए जरूरी हो तो जान भी दे दो। अब तुम्हें साम्यवाद में उनकी कोई आस्था नहीं थी, वो साम्यवाद को बोगस मानते थे, और उनका कहना था कि साम्यवाद से युवाओं को दूर रहना चाहिए, और यही वह वजह है जहां से कि दलितों के एक बड़े सेक्शन पर साम्यवाद विरोधी चेतना का असर है। उनका मानना था साम्यवाद जहरीली गोली है जिस पर चीनी चढ़ी है, उससे सावधान रहो। जो उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए जो लेक्चर दिया उसमें ये आखिरी था। क्यों वो ये बात कह रहे थे, इसका एक बड़ा कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस जमाने में साउथ में खासतौर पर तमिलनाडु और आंध्रा में खासतौर पर कम्युनिस्टों का तेजी से प्रभाव विस्तार हो रहा था, और इस विस्तार को वे समझ रहे थे। तो जरूरत किस बात की है? पेरियार के बारे में एक रंगे दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है। पेरियार के यहां कई कंट्राडिक्शंस भी हैं। उनके दृष्टिकोण में समाजवाद को, साम्यवाद को लेकर कंट्राडिक्शन है, उनके दृष्टिकोण में गांधी को लेकर कंट्राडिक्शन है, उनके दृष्टिकोण में संविधान को लेकर कंट्राडिक्शन है। उसकी आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद वे तमिल नेशनलिटी के उन्नायक और नायक हैं। तमिल जातीयता के वे शीर्ष पुरुष हैं, जहां से कि तमिल जातीयता का रियल सामाजिक आंदोलन शुरू होता है, और यही वह चीज है जो कि उनको महान बनाती है।
हम लोगों ने क्या किया है कि हमने तमिल जातीयता के संदर्भ में बहुत सारी चीजें, गांधी के प्रति उनकी आलोचना थी, गांधी से वो मतभेद रखते थे, लेकिन गांधी की जब हत्या हुई तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने गांधी की हत्या की निंदा की और मांग की कि भारत का नाम गांधी राष्ट्र रख दिया जाए। और गांधी को उन्होंने धर्म के बराबर, गांधी धर्म के तौर पर उन्होंने सम्मान दिया। अंत में वह व्यक्ति जो समाजवाद से युवाओं को दूर रहने की सलाह दे रहा था, वह व्यक्ति दुनिया के अनेक देशों में गया। वह स्वयं पेरियार सोवियत संघ गए और वहां 3 महीने रहे और उस जमाने के जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट थिंकर थे, एम सिंगारबेलू, उनके साथ मिलकर उन्होंने सोशलिस्ट प्रोग्राम बनाया। उनकी जयप्रकाश नारायण से भी मुलाकात हुई, अंबेडकर से भी मुलाकात हुई। जयप्रकाश नारायण ने उनको सोशलिस्ट आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एम सिंगारबेलू के साथ में तो उन्होंने सबसे अच्छा मिलके एक सोशलिस्ट प्रोग्राम बनाया। एम सिंगारबेलू उस जमाने के साउथ के बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता थे। कहने का मतलब यह कि पेरियार पर बात करते समय इस चीज को ध्यान रखें, पेरियार किसी एक विचारधारा से या राजनीतिक दृष्टिकोण से बंधे हुए नहीं थे। वे उपयोगिता देखते थे और देखते थे किस विचार का क्या इंपैक्ट होगा और कौन सा विचार है जो कि समानता के दृष्टिकोण को मदद पहुंचा सकता है। यही वह चीज थी जिसने कि उनको बड़े पैमाने पर जनता में जनप्रिय बनाया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण खतरनाक चीजों की ओर ध्यान खींचा है। उनकी नजर में 3 खतरनाक शैतान कौन है उस जमाने में, यानी 1926 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उस समय की बात है ये। उन्होंने कहा कि 3 बड़े शैतान हैं, कांग्रेस पार्टी, हिंदू धर्म जाति प्रथा सहित, और थर्ड है समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व। इसमें ब्राह्मणों का सबसे पहले अंत होना बेहद जरूरी है। ये 3 शैतान उनकी नजर में थे और इन 3 के खिलाफ में लड़ाई उनका एजेंडा थी। इसलिए वे कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के बाहर चले गए। वे कांग्रेस में वो जेल गए, कांग्रेस में रहते हुए 3 बार जेल गए, लेकिन फिर कांग्रेस के बाहर चले गए। तो उनको एक राजनीतिक विचारधारा के साथ में बांध कर नहीं देखना चाहिए। वे एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन थे, सामाजिक परिवर्तन में उनकी इच्छा थी और जाति प्रथा का वे पूरी जिंदगी विरोध करते रहे। सत्ता से उन्होंने दूरी बनाए रखी, सत्ता के प्रति कोई आकर्षण उनके अंदर नहीं था। समाज सुधार की राजनीति की जाए, सत्ता की राजनीति न की जाए। ये जो चीज थी, ये बहुत मूल्यवान चीज थी जिसने कि पेरियार को महान पेरियार बनाया। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।